हो गया। नमस्कार साथियों, आज आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार था कि सर सीटेट बैच कब स्टार्ट होगा, सीटेट बैच कब स्टार्ट होगा। तो आज आपका यानी आप देखने का प्रयास करेंगे कि आज आपका ये 22 अगस्त को बैच स्टार्ट हो गया है, जिसकी टाइमिंग आज रखी गई थी 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक। और मंडे को भी आपका क्लास 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक चलेगा। मंगलवार से ये क्लासेस आपके 3 घंटे हो जाएंगे। इसलिए आप जितने भी साथी हैं, अगर आप पटना में रहते हो तो पटना में आप ऑफलाइन बैच के साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। आज पूरा बैठने का जगह नहीं था, पूरा एकदम खचाखच भीड़ थी। इसलिए आप जितने भी साथी अगर आप पटना में हैं तो आप लोग ऑफलाइन ही जुड़ने का प्रयास करिएगा। और जो साथी अगर पटना से बाहर हैं वो हमारे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। उस पर सारे बैच लगा दिए गए हैं, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 6 to 8 मैथ साइंस हो आपका, उसके बाद जो है कि 6 to 8 एसएसटी हो। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारा बैच है, जैसे देखेंगे कि आपके 1 to 5 है, 1 to 5, 6 to 8 ये कम्बो पेपर है, यह भी आपका कम्बो है। इसके अलावा सिंगल सिंगल भी है आपका 6 to 8, अगर मैथ साइंस है तो इसको भी ले सकते हैं। आप देखेंगे कि ये सोशल साइंस अगर आपका एसएसटी है तब भी आप ले सकते हैं, 1 to 5 के लिए भी है। इसके अलावा देखेंगे जो बच्चे अगर केवल और केवल, चाहे वो पटना में हो चाहे पटना से बाहर हो, अगर आप केवल सीडीपी और ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी के पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लासेस आज ही यानी 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये 2 क्लासेस, ये और आपका जो केवल सीडीपी पढ़ना चाहते हैं योग्य बैच में, जो बच्चे पहले भी एडमिशन लिए हैं और जो बच्चे ये बैच क्योंकि रोक दिया गया था, ये दोनों बैच, अब ये जो बच्चे अगर एडमिशन ले लिए हैं वो सारे बच्चों का क्लास आज आपका 9 बजे रात से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 9 से 10 PM पर यह बैच चलेगा। तो आप लोग जितने भी बच्चे अगर परचेज किए हैं वो बच्चे जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे अगर परचेज नहीं किए हैं वो बच्चे जो है कि परचेज कर लेंगे। ये बैच आपके लिए कह सकते हैं रामबाण इसका नाम है, तो रामबाण ये सिद्ध भी होगा। आपको बता दें कि इसके साथ आपको बाकायदन अभी नोट्स में संशोधन हो रहा है, 90 नंबर का बाकायदन एक नोट्स आपको दिया जाएगा, जो कल मैं वीडियो में दिखाया भी था। और उसके साथ आपको बाकायदन इसका पूरा विस्तार, इसके साथ प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन ढंग से ये आपका ऑनलाइन बैच दिया गया है। तो दोनों बैच में चाहे जिनको केवल सीडीपी पढ़ना है और जिनको सीडीपी प्लस ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी 90 अंक का पढ़ना है, वो सारे के सारे साथी केवल और केवल ये ऑनलाइन में ये बैच है, तो आप लोग ऑनलाइन लेने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा जो भी बैच हमारे हैं वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहे हैं, और ये विघ्ना पहाड़ी वाले ब्रांच पे आपके ऑफलाइन मोड में चल रहे हैं, और ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उस पर ये सारे के सारे बैच आपको दिखाई देंगे। तो इसी के साथ अब ये देखेंगे कि डेली बाय डेली अब आपको मैं प्रैक्टिस भी कराते चलूंगा, पूरा धुआंधार तरीके से आपको लग करके तैयारी करना है। इसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस भी अब करते चलेंगे। ये देखेंगे चूंकि आज ये पहला क्लास है तो हम लोग आज जो है कि 15 क्वेश्चन इसमें लगा हुआ है, और बकायदन एक एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल उसका बकायदन हम लोग जो है कि देखते हुए चलेंगे। इसलिए जितने भी साथी हैं वो लोग हमसे जुड़ने का प्रयास करिएगा। आप देखे होंगे कि हमारा रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का इतना बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है कि कह सकते हैं 90% रिजल्ट में हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, पास आउट किए थे बच्चे। तो आते हैं देखेंगे कि आपके सामने ये दिख रहा होगा कि ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा होगा कि जैसे देखेंगे कि ये आपके कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, यानी जिसको हम लोग अधिगम कहते हैं। तो देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण अगर उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग अधिगम के नाम से जानते हैं। तो यानी
इस तरह से ये इसको हम अधिगम कहते हैं। अब देखेंगे कि दिया है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ये कैसे काम करेगी, कि देखिए दिया है विद्यार्थियों के स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ये देखेंगे स्मरण शक्ति ये आपका नेगेटिव वर्ड है। देखेंगे पिछले सीखे हुए के नए अधिगम को अलग करती है, बिल्कुल नहीं। आगे देखेंगे शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने नहीं, शिक्षार्थी चौमुखी दिशा में सोचता है। आगे देखेंगे विद्यार्थियों को सीखने के प्रति क्या करता है, यह रुचि विकसित करता है। यानी इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, देखेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि अगला नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। अगला नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि दिया है प्रायः सीखने प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां यानी गलतियां जिसको आप कहते हैं डैश की ओर संकेत करती है। अब देखेंगे कि ये त्रुटियां हम कब करते हैं, बिना हम परीक्षा दिए फेल हो जाए या पास हो जाए इसकी गारंटी है नहीं। उसी तरह से बालक जब तक वह सीखेगा नहीं, कैसे सीखेगा, किस तरह से सीखेगा, जब तक वह सीखेगा नहीं कैसे सीखेगा, किस तरह से, तब तक वह गलतियां नहीं करता है। तो यानी इस तरह से देखेंगे कि वे कैसे सीखते हैं, इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग बी बना लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखेंगे कि दिया है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश क्या होता है। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है तो देखेंगे कि ये आपका सबसे पहले तो इसका उत्तर ये जान लेंगे कि इसको उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा डिस्ग्राफिया। और डिस्ग्राफिया होती है किससे, लेखन संबंधी अक्षमता से, जिसको आप लोग डिस्प्रेक्सिया के में भी जानते हैं, जिसमें हम लोग शारीरिक अक्षमता इसमें हो जाती है। तो इसमें बालक लिखने में अक्षम हो जाता है। और आपको बता दें कि ये किस चैप्टर से है, तो ये आपका देखेंगे अधिगम विकार या अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता या लर्निंग डिजेबल नाम का एक चैप्टर है, जिसमें देखेंगे कि उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है। और ये आपके सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन एकदम रहने की गारंटी होती है। अब देखेंगे कि अधिगम अक्षमता जो होता है वो हम कैसे होता है, तो वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न विकार के कारण एक ऐसा विषम रोगों का समूह जिसमें बालक को लिखने में, पढ़ने में, गणना करने में, संप्रेषण करने में इत्यादि संबंधी समस्या अगर आए तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग अधिगम अक्षमता के नाम से जानते हैं। अधिगम अक्षमता देखेंगे कि यह एक अस्थायी बीमारी होती है, इसका संबंध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है। तो यह देखेंगे अनुवांशिकी भी होती है। तो ये आपके हैं। अब देखेंगे अगर देखा जाए तो ये शारीरिक अक्षमता प्लस ये किससे संबंधित होता है, तो यह लेखन विकार से संबंधित होता है। किससे होता है, तो ये आपका लेखन विकार से संबंधित होता है। इसके अलावा देखेंगे डिसकैलकुलिया किससे संबंधित होता है, तो यह आपका गणना या गणित संबंधित से संबंधित होता है। ये देखेंगे ये आपका डिसलेक्सिया है। ये क्या है, आपके डिसलेक्सिया है, ये आपका डिसलेक्सिया है। और ये देखेंगे डिसलेक्सिया किससे होता है, तो ये आपका पठन अक्षमता से संबंधित होता है। तो यानी चारों ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा आते हैं, देखेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पे, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग जैसे आएंगे तो देखेंगे कि दिया है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है कि कौन सा तरीका भाषा प्रयोग करने में गलत है या सहयोग करने में कौन सा तरीका गलत है। तो देखेंगे कि सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बालक का जो भाषाई विकास का क्रम होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, शुभोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनने से क्या होता है, श्रवण कौशल का विकास। बोलने से क्या होता है, भाषण कौशल का विकास। पढ़ने से क्या होता है, पठन कौशल का विकास। लिखने से क्या होता है, लेखन कौशल का विकास। इस तरह से ये आपके हैं। अब देखेंगे कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, तो बच्चे बिना टीके के प्रकरण पर जो है कि बात करते हैं, बात करना, यानी देखेंगे ये तो सही है। देखेंगे उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य, बिल्कुल नहीं। यही देखेंगे अगर गलत पूछा है तो गलत आपका यही है, क्योंकि बच्चे देखेंगे कि मातृभाषा पर जोड़ एनईपी 2020 भी देती है और मातृभाषा के बच्चों का सम्मान भी करना चाहिए। इस तरह उनके जो है कि खुद की भाषा को अमान्य नहीं कर सकते हैं। तो गलत पूछा है तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही जो है कि बी नंबर का ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा आते हैं हम लोग, देखेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अब देखेंगे जिसको हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे, तो आप लोग आंसर देखते ही आप लोग जान गए होंगे कि कौन है जो इमोशन से
संबंधित है? अब देखेंगे याद करना इमोशन से संबंधित है? नहीं। ये देखेंगे गतिक प्रकरण इमोशन से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। विचार करना? नहीं। हम किसी के प्रति यदि सहानुभूति देते हैं, सहानुभूति देना हमारा किससे संबंधित होता है? तो हमारा जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होता है। यानी इस तरह से ऑप्शन आपके कौन से सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर। उससे पहले आप जितने भी साथी हैं ये देखेंगे कि जो भी लोग अगर इस बैच को लिए हैं, ये बैच आज 22 तारीख से 9 बजे रात में ये बैच चलेगा, 1 घंटा, यानी 9 से 10, यह 9 PM से 10 PM तक ये बैच चलेगा। तो जितने भी साथी, ये 90 अंक का पूरा होगा, केवल और केवल आपका ऑनलाइन मोड में चलेगा, यह ऑफलाइन मोड में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप लोग ये ध्यान रहे कि यह केवल और केवल किस मोड में चलेगा? ऑनलाइन मोड में चलेगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे, छठा नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखेंगे कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक जो है कि उपयुक्त है? क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त है। देखेंगे कि आप ये कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अब देखेंगे कि कौन सा कह रहा है? तो संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कह रहा है। तो यानी कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, इसमें देखेंगे कक्ष में प्रजातांत्रिक प्रयोग में बालक बोलता है, वह जानता है, अपना इमोशनली अटैचमेंट होता है। तो यानी ऑप्शन तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहले नंबर का ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगला नंबर के क्वेश्चन पे। देखेंगे 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखेंगे दिया है कि अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है। अधिगम में आकलन, अब आपको बता दें कि देखेंगे कि आप में एक चैप्टर है जिसका नाम है मापन मूल्यांकन, उसके बाद आपका सीसी यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसके बाद देखेंगे आकलन, और उसके बाद आपके उसमें आता है कि अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन क्या होता है। तो जब हमारी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए उसके बाद जो परीक्षा होती है, यानी कुछ समय अंतराल के बाद जो परीक्षा होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको अधिगम का आकलन कहते हैं। लेकिन दौरान यानी बीच बीच में हमारे टेस्ट होते रहते हैं, हमारा आकलन होता है, जिसको हम लोग अधिगम का आकलन के नाम से, अधिगम के लिए आकलन के नाम से जानते हैं। और जब हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तो उसको अधिगम के रूप में मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। यानी इस तरह से आप देखेंगे कि ये किस लिए आवश्यक होता है। तो देखेंगे ग्रेड एवं अंक ये आपका नेगेटिव होता है, जांच परीक्षण के लिए नहीं। ये किसके लिए होता है? तो ये आपके किसके लिए होता है? तो प्रेरणा के लिए होता है, मोटिवेशन के लिए होता है। यानी इस तरह से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपके सी नंबर के ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे। देखेंगे कि 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे तो 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। सबसे पहले तो आप जानेंगे बाल का मतलब होता है बालक, केंद्रित का मतलब केंद्र में, यानी शिक्षा की वह पद्धति जिसके केंद्र में बालक को रख करके और उसके रुचि, क्षमता, जिज्ञासा के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा को किस नाम से जानते हैं? उस शिक्षा को हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा के नाम से जानते हैं। और देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का प्रणेता पहली बार अगर देखा जाए तो जॉन डीवी को माना जाता है, और भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के प्रणेता को देखेंगे तो गीजू भाई बधेका को माना जाता है। अब इसमें आपको बता दें कि यह जो है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, कौन सा शामिल है? तो बच्चों को एक कोने में बैठाना बिल्कुल नहीं। देखेंगे प्रतिबंधित परिवेश बिल्कुल नहीं। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। आगे देखेंगे बच्चों को हस्तपरक गतिविधियां यानी लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें हम करके सिखाते हैं, बच्चा खुद ब खुद करके सीखता है, ये बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपके डी नंबर के ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये देखेंगे कि दिया है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, अब वंचित वर्ग, अब ये देखेंगे ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? ये वो जो चैप्टर है आपका समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से है। अब इसमें क्या होता है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन में देखेंगे सामान्य बच्चों के साथ बैठा करके जब विशिष्ट बच्चों को एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा दिया जाता है, जिससे वह शिक्षा के मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति करता है, ऐसे शिक्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए हम एक तरफ सामान्य बच्चों को ले लें तो विशिष्ट बच्चा किसको कहेंगे? तो आप जानने का प्रयास करिएगा। विशिष्टता की कई
कई श्रेणी होती है, एक बुद्धि के आधार पर, शरीर के आधार पर, उसके बाद समाज के आधार पर और अपवंचित वर्ग के आधार पर। देखेंगे जो वंचित वर्ग या अपवंचित वर्ग जिसको आप कह सकते हैं। बुद्धि के आधार पर हम किसको कहेंगे, तो देखेंगे कि जिसमें प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, सृजनशील बालक, अधिगम क्षमता वाला बालक, ये जो बालक होते हैं बुद्धि के आधार पर होते हैं। शरीर के आधार पर कौन सा बालक विशिष्ट होता है, तो आपके दृष्टि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, अस्थि बाधित बालक और देखेंगे मुख बधिर बालक। समाज के आधार पर कौन होता है, तो बाल अपराधी बालक होते हैं। वंचित वर्ग के आधार पर कौन होता है, तो उसमें देखेंगे जात, लिंग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्नता होती है। और इतनी विभिन्नता के बावजूद भी जब सारे बच्चों को एक छत के नीचे हम बैठा करके पढ़ाते हैं, वह भी जो बिना भेदभाव के, ऐसी शिक्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। उसी से यह क्वेश्चन है दिया है कि वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों को किस जो है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखेंगे उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में क्या करें, बिल्कुल एकदम शामिल करें। यानी देखेंगे उन्हें अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली गतिविधियों या चर्चा में उनको क्या किया जाए, शामिल करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को वंचित न समझे। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी नंबर का ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखेंगे समावेशी में अलग नहीं बैठाया जाता है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है कि बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकता है। यानी कौन सा ऐसा कारण है जिससे बालक प्रतिभाशाली हो सकता है। अब देखेंगे कि दिया है ये एक संसाधन समृद्ध वातावरण। कोई जरूरी नहीं है कि जो जिनके पास संसाधन नहीं रहता है वो बच्चे प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, वह भी होते हैं प्रतिभाशाली। तो ये देखेंगे पहला ऑप्शन तो ऐसे नहीं। सफल माता पिता बिल्कुल नहीं। एक अनुवांशिकी जो है कि अनुशासित दिनचर्या बिल्कुल नहीं। यह देखेंगे किसका परिणाम होता है, अगर बुद्धिमान माता पिता है तो ज्यादा चांस रहता है कि बच्चा भी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। और संगत से गुणजात है, संगत से गुणजात। अगर पर्यावरण भी बेहतर मिल गया तब भी बच्चा प्रतिभाशाली हो जाएगा। अगर मान लीजिए डीएम का बेटा डीएम बन गया, अनुवांशिकता का प्रभाव, डीएम का बेटा चोर बन गया, तो किसका प्रभाव है, आपका वातावरण का प्रभाव। तो यानी दोनों के अंतर क्रिया का परिणाम होता है जिसमें बालक क्या हो जाता है, प्रतिभाशाली। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे। अब आपको बता दें कि जो बच्चे अगर ये योग्य बैच पहले से लिए हैं या अभी लेना चाहते हैं, वो सारे बच्चे आज 9 बजे यानी 9 पीएम पर ये क्लास संचालित होगा। इसलिए आप लोग जितने भी बच्चे अगर केवल और केवल उनको सीडीपी पढ़ना है और सीडीपी के साथ प्रैक्टिस बैच रहेगा, उसके साथ क्वेश्चन लगे रहेंगे, वो सारे के सारे बच्चे इस बैच को जो नहीं लिए हैं या केवल ऑनलाइन मोड में चलेगा। इसलिए आप लोग अगर नहीं लिए हैं तो इस बैच को लेकर के, जिनको केवल सीडीपी पढ़ना है कंप्लीट 30 नंबर का, वो इस बैच को ले सकते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे कि दिया है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न, यानी बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित बिल्कुल नहीं। ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव, और नेगेटिव वर्ड सीटेट में बिल्कुल अलाउ नहीं है। आगे देखेंगे पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, नहीं, उनको पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। पूछने से रोकना बिल्कुल नहीं, हमेशा प्रेरित। ये देखेंगे पूछने के लिए हमेशा उनको क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। यानी इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके डी नंबर के ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे। देखेंगे ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखेंगे कि ये क्या कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। यह किसका उदाहरण है। ऐसा होता भी है कि बहुत सारे शिक्षक ये गलतियां कर देते हैं कि वह लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान दे दिए तो लड़कों को छोड़ दिए, लड़कों की तरफ दे दिए तो लड़कियों को छोड़ दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये क्या हो जाता है, यह लैंगिक पक्षपात हो जाता है, जेंडर पक्षपात हो जाता है। यानी इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके डी नंबर के ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए
आगे आते हैं हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे। देखेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन आपके क्या कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार जो है कि कायम रखा जा सकता है, यानी अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। तो यह देखेंगे बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप नहीं, ये मोटिवेशन यंत्रवत याद करके, याद करना क्या है, याद करना दंड देना, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो ये दो तो निगेटिव है, और बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे तो वो आसानी से कर लेंगे, मोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन प्रवृत्ता उन्मुखी अगर लक्ष्य की ओर जोर दे करके करेंगे कि ये तुम करोगे तो ये तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखेंगे कि दिया है एक समावेशी कक्षा में डैश जोर होना चाहिए, यानी आपको बता दें कि अभी अभी हमने समावेशी के बारे में बताया है कि समावेशी में हम सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को जब बैठा करके बिना भेदभाव के सबको एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा देते हैं, ऐसी शिक्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि ये एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए, तो सामाजिक पहचान के आधार पर बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं कि बड़े घर से आया है तो वो तुम इधर बैठ जाओ, छोटे घर से आए हो तो इधर बैठ जाओ, बड़ी जाति के हो तो इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए देखेंगे ड्रेस अलाउ रहता है कि चाहे कहीं से आप आए हो, बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करना है। यानी देखेंगे हर बच्चे के समर्थ को अधिकतम करने के लिए क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, चाहे वह कोई भी बच्चा हो उसको अधिकतम करने के लिए अवसर देना चाहिए, यानी समावेशी शिक्षा का ये रूल रेगुलेशन होता है। तो इस तरह से ये देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके बी नंबर के ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब ये देखेंगे कि दिया है जिन प्याजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय, ये देखेंगे कॉन्सेप्ट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय या रूपरेखा जो सूचना को संगठित, यानी सूचना को संगठित और निर्वाचित करता है। पहली बात जानेंगे कि जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने विकास की टोटल कितनी अवस्था बताई थी, चौथी अवस्था, 4 अवस्थाएं बताई थी। यानी इस तरह से आप देखेंगे कि ये 4 अवस्था जो इसने बताया, इंद्रिय गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक, देखेंगे जब चौथी स्टेज में बच्चा चला जाता है तब वह संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट की रूपरेखा को, सूचना को संगठित और जो है निर्वाचित करने लगता है, और जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग एक्सपोजिटरी मॉडल के नाम से जानते हैं। यानी इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपके बी नंबर के ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए तो ये देखेंगे कि ये आपके आज 15 क्वेश्चन ये टोटल थे। इसके अलावा देखेंगे कि जो भी बच्चे अगर बाद में आए हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सीटेट का बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में 22 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो गया है। यह बैच केवल आपके देखेंगे ऑफलाइन मोड में आपके बिगना पहाड़ी वाले ब्रांच पे चल रहा है, जिसमें आज बैठने का जगह नहीं था। ऑनलाइन मोड में जो बच्चे अगर पटना से बाहर हैं वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उस पर आज बैच संचालित हो गए हैं। सारे बैच हैं, चाहे 1 to 5, 6 to 8, चाहे आपके एसएसटी हो, चाहे मैथ साइंस हो, सारे के सारे बैच उस पर लगा दिए गए हैं। ये देखेंगे ये इस तरह से हमारे बैच हैं। ये देखेंगे कि जिनका 6 to 8, 1 to 5 जैसे आपके डीएलएड के बच्चे होते हैं, ये कम्बो बैच है। दोनों बैच आप एक साथ आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ये देखेंगे कि ये भी आपका जिनका एसएसटी है वो उन बच्चों के लिए है। जिनका देखेंगे केवल और केवल बीएड वाले बच्चे होते हैं, जिनका मैथ साइंस होता है 6 to 8 उनको देना होता है, उनके लिए। ये देखेंगे कि जिनका मान लीजिए एसएसटी है उनके लिए है। ये देखेंगे कि जो बच्चे 1 to 5 डीएलएड वाले अक्सर 1 to 5 केवल वो अगर 1 to 5 का सिंगल बैच लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। इसके अलावा देखेंगे जो बच्चे केवल ये केवल ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में चलेगा, केवल और केवल सीडीपी और ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी और 90 अंक का पढ़ना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। उस पर आज से क्लासेस आपके संचालित होना चालू हो जाएंगे। इस तरह से इसको खूब बेहतर ढंग से ये क्लासेस आप देखेंगे 9 PM से लेकर के ये आपके 10 PM तक चलेगा। इसलिए आप लोग
खूब बेहतर ढंग से यहाँ जुड़ने का प्रयास करिएगा। ये आपके लिए रामबाण ही साबित होगा। इसके साथ आपको नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा बकायदन। आप पीडीएफ फॉर्म में आप जा करके उसको डाउनलोड करके कंप्लीट 90 अंक का वो है, जो लोग लेंगे उस नोट्स इसके साथ फ्री में भी है। इसके अलावा देखेंगे जो बच्चे केवल और केवल सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, सीडीपी के साथ प्रैक्टिस, उन बच्चों के लिए ये बैच है और ये बैच भी आपका केवल ऑनलाइन मोड में है। इस तरह से ये देखेंगे थ्योरी के साथ इसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा। इस बैच को भी ले सकते हैं। तो ये हमारे आप देखे होंगे कि ये सारे के सारे बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चों का बहुत डिमांड था, आज तो बैठने का जगह नहीं था, इतनी भीड़ थी। इसलिए आप लोग जो भी है बिना समय गंवाए आप लोग जो है कि जरूर जुड़ने का प्रयास करिएगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, मंडे से आपके क्लास कंटिन्यूअस हो जाएंगे। आपकी टाइमिंग है, पहले तो ये मंडे को अभी केवल 12 बजे से क्लासेस चलेंगी, उसके बाद 12 से 2 और उसके बाद आपके ये क्लासेस सीधे मॉर्निंग पीरियड में आ जाएंगी, यानी 10 बजे से संचालित होना चालू हो जाएंगी। तो आप लोगों को ध्यान रहे, आप लोग इस बैच के साथ जरूर जुड़िए। आपकी बारी, पूरी टीम बहुत जो है कि क्रमबद्धता, तारतम्यता और कर्तव्यनिष्ठता ढंग से अपनी कार्य कर रहा है। तो इसलिए सारे लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।